नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार में। दोस्तों, आज की हमारी सेकंड क्लास जो कि उत्तराखंड सहायक लेखाकार से संबंधित रहेगी, जिसमें हम कवर करेंगे थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे। दोस्तों, आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप उत्तराखंड सहायक लेखाकार की तैयारी कर रहे हैं तो जल्द से जल्द आप हमारे चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि डेली क्लासेस अब हम आपके लिए लेकर के आएंगे। साथ ही दोस्तों, कंप्लीट सिलेबस अपने इंपॉर्टेंट MCQs के माध्यम से आपको कवर कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए आज के अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेखांकन के सिद्धांतों को अपनाया जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर एडॉप्टेड। तो दोस्तों, लेखांकन के सिद्धांतों को जो अपनाया जाता है, ये अपनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकृति के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन के सिद्धांतों की विशेषता है, द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो दोस्तों, मैन मेड, इलास्टिक एंड वाइडली एक्सेप्टेड, ये सभी यानी कि ऑल ऑफ दिस, ये सारे के सारे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्यवसाय के संपूर्ण ऋणी शेषों का योग व्यवसाय के संपूर्ण धनी शेषों के योग के बराबर किस अवधारणा के अनुसार होता है? According to which concept the sum of all the credit balance of a business is equal to the sum of all the credit balance of the business। तो दोस्तों, ये जो संपूर्ण ऋणी शेषों का योग व्यवसाय के संपूर्ण धनी शेषों के योग के बराबर की जो अवधारणा है, ये जो होता है टू साइड कंसेप्ट के, यानी कि द्विपक्षीय अवधारणा के आधार पर होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय का लेनदार माना जाता है, द ओनर ऑफ द बिजनेस इज कंसिडर्ड अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। दोस्तों, जो व्यवसाय का स्वामी है वो व्यवसाय का लेनदार भी माना जाता है, क्योंकि दोस्तों पृथक अस्तित्व अवधारणा के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सेपरेट एग्जिस्टेंट कंसेप्ट के अनुसार ही जो व्यवसाय का स्वामी है वो व्यवसाय का लेनदार माना जाता है। किसी संस्था विशेष के वित्तीय विवरण उचित व सही चित्र प्रस्तुत करते हैं यदि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट अ फेयर एंड ट्रू व्यू इफ। तो दोस्तों, जो आपके संस्था के विषय के वित्तीय उचित व सही चित्र प्रस्तुत करते हैं वो तभी करते हैं दोस्तों जब आपके व्यवसाय के समस्त व्यवहारों को उनकी प्रकृति के अनुसार पूंजीगत तथा आयगत मदों में विभाजित किया जाए, यानी कि ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी डिवाइडेड इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। उनके व्यवहार के अनुसार ही उनको, यानी कैपिटल रेवेन्यू को डिवाइड किया जाए, तभी दोस्तों वित्तीय विवरण उचित व सही चित्र प्रस्तुत करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, रूढ़िवादिता की परंपरा के अनुसार व्यावसायिक रहतिये का मूल्यांकन किया जाता है, बिजनेस एसेट्स आर इवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन ऑफ कंजर्वेटिव्स। तो दोस्तों, रूढ़िवादिता की परंपरा के अनुसार व्यवसायिक रहतिये का मूल्यांकन किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? जब लागत मूल्य व बाजार मूल्य में जो भी कमी होगी तब हमारा व्यवसायिक रहतिये का मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन किया जाता है, अकाउंटिंग फॉर डाउटफुल डेट्स इज डन। तो दोस्तों, एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेडिशन ऑफ कंजर्वेटिव, यानी कि रूढ़िवादिता की परंपरा के फलस्वरूप ही जो आयोजन किया जाता है संदिग्ध ऋणों का, वो
रूढ़िवादी की परंपरा के फलस्वरूप ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। किस परंपरा के अनुसार एक छोटे संगणक के क्रय को पुस्तकों में संपत्ति के स्थान पर खर्च के रूप में दर्शाया जाता है? अकॉर्डिंग टू विच कन्वेंशन द परचेज ऑफ अ स्मॉल कंप्यूटर इज शोन एज एन एक्सपेंसिव इंस्टेड ऑफ एन एसेट्स इन द बुक। तो दोस्तों एक छोटे संगणक के क्रय को पुस्तकों में संपत्ति के स्थान पर खर्च के रूप में जो दर्शाया जाता है वो तभी ये कहलाता है आपका सार्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। मुन्ना ब्रदर्स द्वारा प्रतिवर्ष अपनी पुस्तकों में स्थायी संपत्ति के मूल्य पर क्रमागत ह्रास विधि के द्वारा ह्रास लगाया जाता है। मुन्ना ब्रदर्स द्वारा किस मान्यता को अपनाया गया है? दोस्तों यहां पर आपका डिमिनिशिंग डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है। मुन्ना ब्रदर्स depreciate the value of fixed assets in its books every year using the progressively diminishing depreciation method. What assumption has Munna Brothers adopted? दोस्तों डिमिनिशिंग मेथड आपको पता ही होगा डेप्रिसिएशन का, जो कि घटती हुई वैल्यू पर लगता है। ठीक है, मान लीजिए अगर 10,000 की वैल्यू उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा है तो 10% डेप्रिसिएशन आपका 1000 आया है, तो 10,000 माइनस 1000 तो वैल्यू आई आपकी निकल के एक साल बाद 9000। अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो जो रिमेनिंग वैल्यू है उस पर होगा, यानी 9000 पर होगा। इसको हम डिमिनिशिंग डेप्रिसिएशन मेथड कहते हैं। दोस्तों जो एजम्पशन मुन्ना ब्रदर्स ने अडॉप्ट किया है ये है दोस्तों कंसिस्टेंसी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस मान्यता पर आधारित लेखांकन को व्यवसायिक प्रणाली कहा जाता है? तो दोस्तों लेखांकन को जो व्यवसायिक प्रणाली कहा जाता है, अकाउंटिंग बेस्ड ऑन विच एजम्पशन इज कॉल्ड बिजनेस सिस्टम। तो दोस्तों लेखांकन यानी अकाउंटिंग को जो बिजनेस सिस्टम कहा जाता है ये कहा जाता है उपार्जन की मान्यता के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भी बच्चा जो कि कर व राजस्व निरीक्षक अधिकारी, साथ ही दोस्तों उत्तराखंड खनिज सहायक की तैयारी कर रहा है तो उससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। साथ ही दोस्तों डेली क्लासेस आपकी सहायक लेखाकार की भी यानी असिस्टेंट अकाउंटिंग की भी चल रही है, जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश के माध्यम से इंपॉर्टेंट MCQs कवर कर रहे हैं, जो कि हिंदी का स्टूडेंट भी और इंग्लिश का स्टूडेंट भी इजीली कर सकता है। तो दोस्तों जिसने अगर अभी तक आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स भी हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस परंपरा के अंतर्गत संदिग्ध दायित्व को चिट्ठे के नीचे नोट के रूप में दिखाते हैं? अंडर विच कन्वेंशन इज डाउटफुल लायबिलिटी शोन एज अ नोट एट द बॉटम ऑफ द बैलेंस शीट? तो दोस्तों हम लोग संदिग्ध दायित्व को चिट्ठे के नीचे नोट के रूप में जो दिखाते हैं ये तब दिखाते हैं जब पूर्ण प्रकटीय की परंपरा हो, यानी कि द ट्रेडिशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों लेखांकन मानक किसके लिए अति आवश्यक है? फॉर हुम आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट? तो दोस्तों लेखांकन मानक जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा वो है आपके कंपनीज के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। लेखा मानक कानून से यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्ट जो है ये आपका ऊपर नहीं जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लेखा मानक कानून से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन मानक का उद्देश्य है द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू। तो दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? लेखांकन नीतियों की सुव्यवस्था यानी कि सिस्टमेटिक अकाउंटिंग पॉलिसी, वित्तीय विवरणों में समानता लाना, ब्रिंगिंग कंसिस्टेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता को सुधारना, इंप्रूविंग द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये सभी जो है ऑब्जेक्टिव है किसके? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। IFRS 5 का आशय है।
IFRS 5 स्टैंड फॉर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं IFRS। तो ये आपका है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो इसका जो आशय है वो क्या है, बिक्री और बंद किए गए कार्यों के लिए गैर चालू संपत्ति, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। प्रथम मानक लेखा परीक्षा व्यवहार संबंधित है। द फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिस इज रिलेटेड टू। तो दोस्तों इसका जो संबंधित है ये है दोस्तों वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के उद्देश्य व कार्य क्षेत्र से। द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। लेखा मानक बोर्ड का गठन हुआ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाज फॉर्म। तो दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का जो गठन किया गया ये किया गया 1977 में, 1977 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेखा मानकों की प्रकृति होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इन द नेचर ऑफ। तो दोस्तों जो इनका नेचर होता है वो होता है दोस्तों रिकमेंडेटरी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखा मानकों की आवश्यकता हुई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बिकेम नेसेसरी। तो दोस्तों इसकी जो जरूरत जो हुई, आवश्यकता जो हुई वो क्यों हुई? ये इसलिए हुई कि लेखों में एक रूपकता लाने के लिए ही हमें लेखा मानकों की जरूरत हुई। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंट्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेखा मानक 7 में दी गई परिभाषा के अनुसार निम्न में से कौन सी लागत ठेका लागत का भाग नहीं है? Which of the following cost is not a part of contract cost as per the definition given in Accounting Standard 7? तो दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 की डेफिनेशन के अनुसार जो लागत ठेका लागत का भाग नहीं है वह है दोस्तों आपका सामान्य प्रशासन लागत, जिसकी प्रतिपूर्ति अनुबंध में निर्दिष्ट नहीं है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फॉर विच रीइंबर्समेंट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? Which of the following statement is true? तो दोस्तों ये 4 स्टेटमेंट है आपके पास, इसमें से बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों पहली स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, लेखांकन मानक उचित सीमा तक लेखांकन उपचारों में विभिन्न व भ्रामक रूपों को कम करते हैं। सेकेंड है हमारी, लेखांकन मानक कानून द्वारा आवश्यक प्रकटीकरण से अधिक प्रकटीकरण को आवश्यक कर सकते हैं। दोस्तों ये भी गलत है, हमारी फर्स्ट वाली भी गलत है। थर्ड हम अपनी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लेखांकन मानक विभिन्न कंपनियों में वित्तीय विवरण की तुलना में सहायक होते हैं, चाहे उनकी कानूनी परंपराएं एवं लेखांकन नीतियां भिन्न क्यों ना हो। तो दोस्तों स्टेटमेंट जो 3 है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प इन कंपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट कंपनीज इवन इफ दे हैव डिफरेंट लीगल कन्वेंशन एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज, चाहे उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज और अलग अलग ही क्यों ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFRS का पूर्ण रूप है। द फुल फॉर्म ऑफ IFRS। तो दोस्तों अभी हमने बात करी थी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक इसका पूर्ण रूप है। IFRS 2 आधारित भुगतान लेन देन को साझा करने के लिए लागू होता, जिसमें वस्तुएं एवं सेवाएं सम्मिलित की जाती है। IFRS based payment are applicable to share transaction involving
गुड्स एंड सर्विसेज। तो दोस्तों IFRS 2 आधारित भुगतान लेन देन को साझा करने के लिए लागू होता है, जिसमें वस्तु यानी गुड्स एंड सर्विसेज सम्मिलित की जाती हैं। तो दोस्तों वो है आपका एक्विजिशन एंड रिसीव। तो A एंड B इसका राइट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, बोथ A एंड B ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, सम्मिलित कीजिए जिसमें सूची 1 में विषय वस्तु है और सूची 2 में लेखाकरण मानक है। तो दोस्तों पहला मेरा पॉइंट है अकाउंटिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो दोस्तों अकाउंटिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है आपका AS 14 के अंदर, तो इसमें मैं यहाँ पर A लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरा है आपका नकदी प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आपका AS 3 में आता है, इसमें मैं B लिख देता हूँ दोस्तों। तीसरा हमारा पॉइंट है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। दोस्तों ये आता है मेरा AS 5 के अंतर्गत। लास्ट हमारा रह गया है अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। तो दोस्तों अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स ये हमारा आता है AS 10 के अंतर्गत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा 2, 1, ये मेरा C एंड ये D। तो दोस्तों 2, 1, 4, 3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें भी दोस्तों सम्मिलित करना है सूची 1 को 2 से, हमें मिलान करना है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं उत्तराखंड में बहुत आ रहे हैं, ध्यान देंगे। IFRS 3। तो दोस्तों IFRS 3 जो है वह है आपका व्यवसाय संयोजन से यानी बिजनेस कॉम्बिनेशन से। IFRS 8 ये दोस्तों आपका जो है ऑपरेटिंग सेगमेंट से इसका संबंध है। IFRS दोस्तों IFRS 9 ये जो रिलेटेड है आपका वित्तीय उपकरण यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से। IFRS 16 ये है दोस्तों आपका पट्टे से, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कथन है, ठीक है दोस्तों, ये काफी क्वेश्चन आते हैं SSL रीजन वाले। लेखाकरण मानकों का पालन करते हुए तैयार किए गए लेखे उपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय होते हैं। इसका कारण है लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों को तैयार एवं प्रस्तुत करते समय एक समान लेखाकरण नीतियों का अनुप्रयोग सुनिश्चित करते हैं। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। एसेशन है आपका अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन compliance with accounting standard are made reliable than those prepared in compliance with accounting standard, जिसमें रीजन हमें दिया हुआ है दोस्तों इसका accounting standard ensure the application of uniform accounting policies while preparing and presenting financial statement। तो दोस्तों लेखांकन मानकों का पालन करते हुए तैयार किए गए लेखे उपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय होते हैं। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ये कथन है जिसका रीजन हमारा क्या कह रहा है, लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों को तैयार एवं प्रस्तुत करते समय एक समान लेखाकरण नीतियों का अनुप्रयोग सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों रीजन भी इसका ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा दोस्तों बोथ A एंड R करेक्ट, एंड R जो है उसकी सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कथन ए हमारा कह रहा है दोस्तों लेखा सूचनाएं केवल उन घटनाओं से संबंध है जो इकाई से संबंधित है। कारण जिसका दिया हुआ है दोस्तों लेखा सूचनाएं वित्तीय विवरणों के रूप में प्रस्तुत हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी ठीक है ना, दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ठीक है दोस्तों। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेट ओनली to those events which are related to the entity. Accounting information is presented in the form of financial statement। दोस्तों हमारा जो एसेशन है यानी कारण जो है कथन जो है वो भी ठीक है और कारण भी हमारा इसमें ठीक है, बट इस जो हमारा रीजन है ये सही रीजन नहीं दे रहा है हमारे एसेशन का कथन का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर है।
कथन ए, व्यवसाय के स्वामियों के व्यक्तित्व लेन देनों को बहियों में अभिलिखित नहीं किया जाता। व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक उद्यम को इसके स्वामियों से पृथक एक लेखांकन इकाई के रूप में माना जाता है। दोस्तों कथन और कारण बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट है पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ ओनर ऑफ द बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है दोस्तों, ये भी द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी रिक्वायर्ड दैट एवरी बिजनेस एंटरप्राइज बी ट्रीटेड एज एन अकाउंटिंग एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। तो अलग से इनके है ना पृथक एक लेखांकन इकाई के रूप में उनको माना जाना चाहिए। बिल्कुल सही था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोनों आपकी स्टेटमेंट यानी कि कथन भी और इसका जो कारण है वो भी सही है, और आर जो है उसकी वो सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, लेखा मानकों की राष्ट्रीय सलाहकार समिति में होंगे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों राष्ट्रीय सलाहकार समिति में लेखा मानकों की कौन कौन होंगे? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हु विल बी इन द नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो दोस्तों हमें 3 स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें मुझे बताना है कौन सी सही है। ICAI, ICWAI एंड ICSI प्रत्येक द्वारा नामांकित एक सदस्य। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, 1 member each nominated by ICAI, ICWAI एंड ICSI द्वारा जो भी 1 member नॉमिनेट किया जाएगा। सेकेंड है हमारा केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा नियंत्रण एवं मान्यता परीक्षक का एक प्रतिनिधि। बिल्कुल ठीक दोस्तों, ये भी। हमारा थर्ड है किसी विश्वविद्यालय अथवा मानित विश्वविद्यालय का लेखा विधि, वित्त या व्यवसायिक प्रबंधन का एक प्राध्यापक यानी कि प्रोफेसर ऑफ अकाउंटेंसी, फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट एट अ यूनिवर्सिटी और अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों ये कथन भी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट दोस्तों सही है। तो इसके हिसाब से जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑल ऑफ दीज होगा। 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट इसकी सही है दोस्तों। तो ये थे हमारे टॉप 30 MCQs जो कि थ्योरेटिकल ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड थे दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट ये सेकंड टॉपिक था जिसके हमने इंपॉर्टेंट MCQs आज के सेशन में कवर किए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं जिसमें हम कनिष्ठ सहायक और कर व राजस्व निरीक्षक अधिकारी के बैचेस भी हमारे चल रहे हैं। साथ ही दोस्तों ऑनलाइन बैचेस भी हम स्टार्ट करेंगे जो कि 11 अगस्त के बाद से हम स्टार्ट करेंगे। उसकी डिटेल आपको हम अपने डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। साथ ही जो भी अगर हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।